गुरु चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे की गति देते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए, आपने सबने पर्ची डाली है कि नहीं डाली है? इसमें डाल दी है। हम किन्हीं भी गुरु से एक पर्ची निकलवाएंगे इसमें से। वो पर्ची की डेट ऑफ बर्थ हम भाई को देके यहाँ कुंडली फ्लैश करवाएंगे। 2 तरह की कुंडलियाँ होंगी, एक लाल किताब की कुंडली होगी और दूसरी वैदिक कुंडली होगी, लगन कुंडली। उस कुंडली के हिसाब से आप में से जो विद्वान आएंगे वो कुंडली के साथ जो भी पद्धति से करना चाहेंगे विश्लेषण, वो विश्लेषण करेंगे। जिसका विश्लेषण सही पाया गया उसको विद्वान का तमगा दिया जाएगा, विद्वान मेडल। उस हिसाब से ये चलेगा। एक बार गुरुदेव आ जाएं फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसमें नहीं, आपको तो करना है, आपको तो मैं मोस्टली बुलाऊंगा। आप कोशिश कर सकते हैं। मीता जी विश्लेषण करेंगे? आप विश्लेषण करेंगे कुंडली की? हाँ, वही तो करवाना है। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी एक बात बोलते हैं, हाथों की लकीर यहाँ मिलता, अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। मैं राज शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफ कर दें। जय श्री कृष्णा गुरुदेव। गुरुदेव जय श्री कृष्णा। आप तैयार हैं सब विद्वान की खोज में आगे बढ़ने के लिए? जी बहुत बढ़िया। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बता रहा था, जैसा कि हमारे गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी बताते हैं, ये विद्वान का जो तमगा है ना, कहते हैं ये 20, 25, 50 लाख रुपए देके भी नहीं खरीद सकता कोई, क्योंकि ये आपके ज्ञान कौशल की कमाई है। आप अपना ज्ञान यहाँ प्रदर्शित करेंगे, सब लोगों को बताएंगे आप में कितनी क्षमता है, कैसे, तब जाके मेडल के हकदार आप हो पाएंगे। गुरुदेव ज़्यादा ना करते हुए हम शायद डायरेक्ट एक प्रोग्राम पे चलते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपसे यही कहूँगा कि आप एक इसमें से एक पर्ची निकाल के दें मुझे, जिससे हम कुंडली का आगे निकाल सकें। जी गुरुदेव, देखते हैं किसका भाग्य यहाँ खुल रहा है। मनप्रीत जी एक कुंडली लगाई है, नाम है हर्षदेश 10/8/1953। हाँ, आपकी वो डॉक्टरों वाली लैंग्वेज है इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया इसको। 10/8/1953 5:30 AM अहमदाबाद। कर्क लग्न है, मगर कंप्यूटर ये कर्क लग्न है, ये कंप्यूटर है। ज्योतिष का मैथमेटिक्स इनके पास है। किन के पास है? ये खाली मुंह से बोलेंगे, कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है। अभी हम देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कर्क लगन है। तालियां बजाइए भाई। डेट ऑफ बर्थ से उन्होंने तुरंत निकाला विदिन 30 सेकेंड के ये कर्क लगन की कुंडली निकल के आएगी। हमें ऐसे ही तो विद्वानों की जरूरत है। अब पता लगा हम क्या खोज रहे हैं। ये कांडीवली से आए हैं, इनका अभी तक का रिकॉर्ड है, खाली तारीख और टाइम बोलो, ये पूरी कुंडली मुंह पे बोल देंगे। इनको कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता लगा विद्वान की खोज का महत्व क्या है। ये महत्व है कि विद्वान आया ना सामने निकल के, एक ही झटके में आ गया 30 सेकंड में कि ये चीज निकाल दी आपके सामने। तो आपको मैं कुंडली विश्लेषण के लिए भी बुलाऊंगा। एक सिर्फ डेट ऑफ बर्थ टाइम बोल दे और ये कुंडली बता दे, तो विद्वान का पहला तमगा इनको जाएगा। इनको जाएगा, ठीक है। मैं सर्वप्रथम ना आपको ही निमंत्रण दूंगा, आप प्लीज यहाँ आए। इस कुंडली के विश्लेषण तो हम बाद में करेंगे, आइए प्लीज। एक माइक दो। हाँ मेरे पास है ना। वीरेंद्र शाह जी बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। वास्तव में
बहुत मजा आने वाला है आपको और बहुत सीख मिलने वाली है और बहुत ज्ञान मिलने वाला है। प्लीज़ मैं क्षमा चाहूँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी विश्लेषण करें वो समय अवधि का ध्यान दें। अधिकतम 3 से 4 मिनट अधिकतम है एक व्यक्ति के लिए, बिल्कुल। क्योंकि हमें कार्यक्रम को गति देना है। वीरेंद्र शाह जी मुंबई से हैं, गणित के उच्च कोटि के विद्वान हैं, आपका स्वागत है। गुरुदेव, पर्ची भी इन्हीं से निकलवाते हैं इनमें से हैं? पहले उसका विश्लेषण कर लेंगे। ये तुम्हें जो कुंडली याद है उसके देखते अभी ग्रह बताएंगे, उसके बाद में हम करेंगे। अच्छा 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 1953 की कुंडली है। इसमें अगर अपने को गुरु देखने का है, गुरु कौन सी राशि में है, तो गुरु का ये 1900 से 2100 के बीच में गुरु निकालते हैं। तो 1953 में से 1900 माइनस करो, 1903। क्षमा करना, मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोकूंगा। जिनकी कुंडली है वो आई है। किसकी कुंडली है? पहले बताओ जिनकी कुंडली एक मिनट। है वो वैसे आप इधर आइए जैसे जी। गुरुजी ने निकाला है। देखो 1953 है। गुरु कांस्टेंट निकालने के लिए 1903 माइनस करने का अपने ईयर में से, तो 50 आएगा। 50 को 12 से डिवाइड करो तो नीचे से रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इनका वृषभ का गुरु रहेगा। देखो आप बोलो, आप देखो, डेट ऑफ बर्थ देता हूँ। यानी अपने पास कुछ भी नहीं है, खाली ईयर है, तारीख है, तो अपन पहला गुरु निकाल सकते हैं। गुरु है वृषभ का। अभी अपने को शनि निकालने का है। शनि तो 1953 में से 1907 याद रखो। ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज़ है। 1907 माइनस करो, 53 में से 7 माइनस करेगा तो कितना होएगा? 46। 30 से ज़्यादा है तो 30 माइनस कर देने का, क्योंकि शनि 30 साल में एक राउंड मारता है, तो 16 बचेगा। 16 साल। अभी शनि एक राशि में 0.9 नक्षत्र चलता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 0.9 करेगा तो 14.4 आएगा। 14.4 यानी 15वां नक्षत्र, तो इनका शनि तुला का रहेगा। समझ में आया? अभी जी। तिथि निकालने की है, तो तारीख कौन सी है? 10 अगस्त। 10 + 8 कितना होता है? 18। और 1953 का कांस्टेंट है 13, तो 10 + 8 18 + 13 31। 31 में से 30 गया, तो शुक्ल पक्ष की एकम के आजू बाजू रहेगा तिथि। देखो क्या है? श्रावण शुद्ध एकम। हाँ है ना, अपने पास कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया। तो तिथि भी निकाल सकते हैं, शनि भी निकाल सकते हैं, गुरु भी निकाल सकते हैं। अभी सूर्य आपकी 18-10 है। सूर्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। सूर्य के 3 नियम है कि एक रोज का 1 अंश चलता है, 15 तारीख को आजू बाजू राशि बदली करता है, और 1 महीने में एक राशि बदली करता है। अपने पास कुछ भी नहीं है। अभी इसका कांस्टेंट 1 से 15 तारीख के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो कांस्टेंट 4 याद रखने का सबके लिए, और 16 तारीख से 31 तारीख अगर आपका जन्म है तो 3 रखने का, तो इन दिन का कांस्टेंट 4 ये आता है। ऐसे सूत्र बता रहे हैं, वो कुछ छोटे छोटे से सूत्र बता रहे हैं जो आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और अभी इनका 4 कांस्टेंट है। तो महीना कौन सा है? 8वां महीना है। 8 में से 4 बात करो तो 4 आएगा, यानी इनका कर्क का सूर्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आया? अभी 10 तारीख है। 10 में कितने अंश का सूर्य रहेगा? तो 10 में 30 अपना 15 ऐड करो तो कितना होता है? 25। तो इनका सूर्य 25-26 अंश के बाजू में रहेगा। 25 अंश का सूर्य है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अभी इनकी चंद्र राशि ढूंढने की है, अपने को कुछ भी मालूम नहीं है। 10/8 1953 बताया है। तो अभी इनका पहला 10 तारीख लिखने का, जो महीना रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो 8 3 24। 10 + 24 कितना होता है? 34। और इसमें 53 है ना, तो 110 उमेरो। 34 में 110 उमेरेगा तो कितना होएगा?
144 144. 144, तो 144 को 27 से डिवाइड करो तो 27 बचा 135, यानी 144 में से 135 कमती करेगा तो 9, तो 9वां नक्षत्र यानी चंद्र राशि से चंद्र की राशि कर करेगी। कर्क में चंद्र. बहुत बढ़िया, चंद्र कर्क में बैठा हुआ है इनका। यानी अपन ये सब मुंह से निकाल सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। मुझे एक लगन निकाल के दें, हाँ? एक लगन निकाल के दें। कौन सा? तारीख है 30/9/1997। देखो अभी इसमें ईयर का मतलब नहीं है, कौन सा महीना है, सितंबर 9 महीना। तो पहला 9 लिख देने का, जो भी इस महीना रहेगा वो 9 लिख देने का। और टाइम कितना है, 5:45। कौन सा, सुबह के शाम का, सुबह का। सुबह का, तो इसका कांस्टेंट 9 है। 9 + 9 कितना होएगा, 18 18 में से 12 गया तो 6। तो कर्क अपना कन्या। लग्न के आजू बाजू रहेगी। क्या बात है, कन्या लगन। बहुत तालियां बजाओ भाई। निकला विद्वान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आप रुकिए, अभी जाइए मत, अभी रुकिए, अभी तो बहुत काम है आपसे। तो मैं बैठना है। हाँ बैठ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। आपने ना सवेरे आपके जो AI बना रहे हैं ना, आपको ये बहुत काम लगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी जी। नहीं आप तो खड़े रहिए, आपका तो बहुत लंबा काम है। अब ये जो कुंडली लगी हुई है ना, मुझे 3 विद्वान की जरूरत है। वो 3 विद्वान मेरे पास आए जो इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे और हमारा मेडल जीतने के हकदार होंगे। करेगा कोई इसकी कुंडली 3? आइए न्यूमरोलॉजी से। गुरुदेव कुछ लोग न्यूमरोलॉजी से करना चाहते हैं, आ जाओ। आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे विद्वान आएगा ना और जो कुंडली का विश्लेषण करेगा, उसका ऊपर नाम लिख के वो क्या बता रहा है आपके बारे में, कैसे कैसे बता रहा है, वो सारा नोट करना है आपको, लेकिन बोलना कुछ भी नहीं है जी। ये चेयर ऊपर रख दो। आइए, नाम बताइए आपका। एक मिनट। सूर्य और चंद्र साथ में रहता है तो अपन बोलते हैं कि ये अमावस्या की कुंडली है। अभी ए बैंक की कुंडली में कर्क राशि में सूर्य और चंद्र साथ में थे तो अपन बोलते हैं अमावस्या की कुंडली है। तो ये अमावस्या की कौन से अमावस्या की कुंडली है, कौन से महीने की अमावस्या की कुंडली है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हिंदू महीने 12 रहते हैं। अभी आपको कोई भी समझो कि पंचमी 5वीं राशि में सूर्य और चंद्र इकट्ठे हैं, तो कौन से महीने की अमावस्या है, कोई बता सकता है? नहीं, तो ये क्या है, चैत्र मास से गिने का। चैत्र मास में हमेशा मेष राशि में सूर्य और चंद्र इकट्ठे होते हैं। और दूसरा महीना वैशाख है तो उसमें वृषभ राशि के सूर्य चंद्र इकट्ठे होते हैं। चैत्र मास से गिनते जाने का, अगर 7वीं राशि में सूर्य और चंद्र इकट्ठा है तो चैत्र से गिनोगे तो अश्विन आएगी, तो अश्विन मास की अमावस्या वो रहेगी। बहुत बढ़िया, नंबर नोट करो। जी जी जी। 2 विद्वान और चाहिए मुझे। और कौन आएगा कुंडली विश्लेषण करने के लिए? आपका आएगा। और है कोई कुंडली विश्लेषण करने वाला? कमाल है यार, सब विद्वान बैठे हो, कुंडली विश्लेषण करने के लिए नहीं आने आ रहे। अभी हम मोमेंट दोने लग जाओ, सब ये कह देंगे पहले मेरा दो। हाँ, सब कहेंगे पहले मेरा दे दो, मुझे जाना है, मेरी ट्रेन है, मेरी फ्लाइट है। कुंडली विश्लेषण के लिए सारे विद्वान बैठे, कोई भी नहीं आ रहा है। आइए तिवारी जी। तो इससे झलक रहा है कुछ, आप खुद बदनाम हो रहे हो। आप इस तरीके से बदनाम हो रहे हो कि हम विद्वान हैं, हम मोमेंटो लेने आ गए, लेकिन हम कुंडली विश्लेषण करने के लिए हमसे पूछ लिया गया, हमको में से कोई तैयारी नहीं हो रहा है। आइए। एक मिनट, अभी इसमें योग कौन सा है, अपने को योग मालूम नहीं है। पंचांग में योग इम्पोर्टेंट है। तो ये कुंडली में सूर्य का नक्षत्र 9वां है और चंद्र का नक्षत्र 9वां है, तो 9 + 9 ऐड करो तो 18, तो 18वां योग रहेगा। देखो 17-18 योग रहेगा ये कुंडली में, देख लो जरा, चेक कर लो। जी बिल्कुल 18। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब आप ना थोड़ा सा ये देखते रहना कि ये जो 3 विद्वान हमने बुलाए हैं ना, ये कुंडली विश्लेषण किस तरीके से कर रहे हैं, क्या ये फलादेश कैसे निकल के आ रहा है, एक जज के रूप में आपको देखना है। नहीं, मैं प्रेडिक्शन देखता नहीं। अच्छा, प्रेडिक्शन नहीं देखते आप? मैथ्स में मास्टर है, अच्छा, मगर देखेगा सुनेगा। ठीक है, फिर आप बैठ जाइए, आप यहाँ परेशान मत होइए, फिर आइए खड़े होइए। जी गुरुदेव। इन्होंने नर्स शास्त्र पढ़ने की पूरा प्रयास किया और अभी भी शायद कर ही रहे हैं। और सच में ये जिस कैलकुलेशन तक पहुँचे हैं, आजकल वो हालात हो गए हैं आगा दौड़ पीछा चौड़, लेकिन उन्होंने बेस से पकड़ करके इतने आगे लेके गए, आज आपके लिए ये प्रेरणा बने हैं और इनके लिए सच में जोरदार ताली। लाओ भाई, पहला तमगा इन्हीं को देंगे। हाँ, वो तमका है। अरे वाह वाह वाह, तालियां बजाओ भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमें पहला विद्वान मिल गया अहमदाबाद के अंदर। आइए आइए मित्र। आइए मीता जी, आइए ऊपर आइए, आइए गणेश जी, आइए ऊपर आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूलमाला है क्या? फूलमाला तालियां नहीं रोकनी चाहिए, तालियां बजाओ। इन्हें विद्वान कहा जाता है। असली विद्वान ऐसे होते हैं जो सामने आपको सब कुछ प्रदर्शित कर देते हैं कि ये विद्वान होता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। खोज रहे हम ज्ञानी को जो खोल दे किस्मत की हर पहेली को। ये और इससे भी बड़ी बात बताता हूँ आपको, खोज है, इससे भी बड़ी बात कि इनकी नजर नहीं है, ये देख नहीं पाते, ये कंप्यूटर से देख के ये कैलकुलेशन नहीं सीखे, ये आवाज सुन के कैलकुलेशन सीखे। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये ज्ञान कहलाया जाता है गुरुदेव। खोज है, ये विद्वान की खोज है। मैं VGTA से सेकंड यूनिवर्सिटी VGTA में, मेरे को फॉरेन जाने नहीं मिला, इसके लिए मैं ये लाइन में आया। वो टाइम में कैलकुलेटर नहीं था। आपने इनका प्रेरणा स्रोत बनना था ना इन सब का, तो इसीलिए परमात्मा ने आपको ये करवाया। आइए आइए, एक बार और तालियां बजाइए इनके लिए। बहुत अच्छे विद्वान हैं, पेशे से इंजीनियर थे, विदेश जाना चाह रहे थे टेक्सटाइल इंजीनियर। टेक्सटाइल में, लेकिन घर वालों ने नहीं जाने दिया। नहीं, घर वालों ने जाने दिया। अच्छा, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन आई कुड नॉट गो। ओके 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 ओके, आपने खुद के कुछ रीजन की वजह से विदेश नहीं जा पाए, लेकिन इन्होंने कुंडली के गणित को पकड़ा कि इसकी कुंडली की गणित क्या है और उसको कुंडली को कैसे सेट किया जा सकता है, इसके अंश और ग्रहों के अंश और कुंडलियों की दशाएं किस तरीके से एक गणित के माध्यम से अपने दिमाग से ली, ना कि कंप्यूटर से। बहुत खूब जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वप्ना है। कहाँ से मैं- स्वप्ना जी? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइए। मैं रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद चंद तिवारी बालाघाट मध्य प्रदेश से हूँ और 40 साल की नौकरी के बाद में 2 साल पहले 30 जून को ही रिटायर हुआ हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं? बालाघाट मध्य प्रदेश। बालाघाट मध्य प्रदेश। आप नाम मेरा बताइए। नाम अवधेश पांडे, मैं बस्ती जिला उत्तर प्रदेश निकट अयोध्या का रहने वाला हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे थोड़ा सा निवेदन है, आप इस साइड में यहाँ आगे खड़े हो जाइए। आप तीनों आइए, आइए स्वप्ना जी इधर आइए। अवधेश जी कुंडली विश्लेषण करेंगे, तो सर्वप्रथम हमारे अवधेश जी कुंडली विश्लेषण करेंगे। अवधेश जी कौन सी पद्धति से करेंगे, लाल किताब से या वैदिक से? वैदिक से करेंगे। वैदिक। मनप्रीत जी लगन कुंडली लगे, लगन कुंडली लगी हुई है आपके सामने, आप प्लीज विश्लेषण करें। कर्क लग्न की कुंडली है जी। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म है। एक मिनट गुरुदेव, मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा विश्लेषण की तरफ आप सब भी और आप गुरुदेव आप भी देखते रहें कि इनका विश्लेषण कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि हमें एक्यूरेसी चाहिए, 100% एक्यूरेसी चाहिए, वो तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखते रहना जी। 100% तो केवल ईश्वर है, हम मनुष्य हैं 80 ही मान के अपने आप नहीं, को मेरा चलते हैं। कहने का मतलब- आगे नारायण की कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, वो 101 हो जाए तो मेरा क्या। बहुत आप बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, कर्क लग्न की कुंडली है, लग्नेश लग्न में विद्यमान है।
सूर्य भी लग्न में है, मंगल, बुध, केतु। राहु सप्तम दृष्टि से देख रहा है आपके सम्मुख। माता जी, ये माता जी की है ना, माता जी दिखाई दे रही हैं, सफ़ेद दाग, उसको कहना नहीं। दूसरा, शुक्र इनका 12वें भाव में है। ज्योतिषकार कहते हैं लग्न से अथवा सूर्य से ये शुक्र 12वें है। ऐसा जातक गरीब के घर में भी जन्म लेकर किंतु अपने औकात के हिसाब से धन प्राप्त कर लेता है अपने जीवन में। दूसरी चीज़, सप्तम भाव में पति का स्थान राहु बैठा हुआ है शनि के घर में। इनके जीवन में निश्चित रूप से पारिवारिक समस्याएं बनी हुई थी या हैं, ये आगे बताएंगी, अब हम उस पर नहीं बोल सकते। लेकिन शनि इनका बैठा हुआ है तीसरे भाव में। त्रिखष्टे एकादशे राहु, त्रिखष्टे एकादशे शनि, सर्वारिष्ट निवारित। यह शनि प्रयास करके इनको जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इनके जीवन में संतुष्टि देने का प्रयास किया, किंतु असंतुष्टता बनी रही। ये खत्म आज भी नहीं है। बृहस्पति इनका बैठा हुआ है एकादश भाव में। इससे साबित होता है कि इन्होंने अपने जीवन में विद्या के प्रभाव से अपने जीवन को ये चला रही हैं और चलाई हैं। हो सकता है अध्यापक क्या रही हो, क्या रही हैं माता जी, बता सकती? नहीं, अच्छा ठीक है। तो शिक्षा की बदौलत इनके जीवन का संचालन होता रहा। अब वो किसी तरह से शिक्षा, मेरा प्लीज आपसे निवेदन है जरा शोर ना करें और प्लीज चुपचाप। दूसरा, संतान पक्ष इनका बाधित होना चाहिए। क्यों बाधित होना चाहिए? क्योंकि जब पारिवारिक स्थिति ही अच्छी नहीं रही तो संतान में निश्चित रूप से बाधा, किंतु यदि वैवाहिक जीवन में कुछ भी दिन बीता तो इनको एक पुत्र होना ही चाहिए। ये मेरा विश्लेषण है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब उदय जी, बहुत बढ़िया जी। नहीं नहीं, यहीं पे रहिए। तिवारी जी आप करिए, कौन सी पद्धति से करेंगे? मैं तो वैदिक ही देखता हूँ। वैदिक। लाल लगन कुंडली आपके सामने है तिवारी जी। अब देखिए, चूंकि ये कुंडली लग्न कर्क लग्न की है और लग्न में सूर्य चंद्रमा दोनों बैठे हैं, तो पहली बात तो ये कि अमावस्या की कुंडली है। और कर्क राशि में सूर्य जो होता है ये श्रावण महीने में होता है, तो श्रावण मास की अमावस्या उस दिन या तो पुष्य नक्षत्र होता है या अश्लेषा नक्षत्र उसके आसपास होता है, तो ये अमावस्या की है। और सूर्य चंद्रमा दोनों साथ में, केतु या राहु के साथ में अगर होते हैं तो उस दिन ग्रहण होता है, यानी इनका जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ग्रहण था। और चूंकि सूर्य सुबह है तो सुबह सुबह की कुंडली है। अब ग्रहण योग होने के कारण क्या है, लग्न में इनके केतु बैठा हुआ है और सामान्यतः ये होता है कि मंगल जो इनका पंचमेश भी है और दशमेश भी है और ये नीच का बैठा है लग्न में, तो पंचमेश संतान का और विद्या का भाव माना जाता है, दशमेश कर्म का भाव माना जाता है। और चूँकि बुध के साथ में अगर केतु होता है तो ऐसी स्थिति में स्किन डिजीज, शुक्र या बुध के साथ में अगर केतु बैठा है तो कहते हैं कि नमकीन नमक खाने के बाद में दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं तो कुछ चर्म रोग हो जाते हैं। तो वो इनके जो, अब चूँकि हम देख चुके हैं इसीलिए इसे मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ये जो बुध और केतु का योग इनके साथ, मंगल के साथ। तिवारी जी इनकी संतान पक्ष के बारे में बताइए। देखिए, संतान पक्ष में पंचमेश नीच का है, इसलिए संतान सुख इसमें बाधित है। गुरु की दृष्टि है, संतान हुई होगी देर से, विवाह के 8 साल बाद, लेकिन संतान का सुख इनके भाग्य में है, ये संभावना कम है। लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण किसी के साथ मतलब संतान दूर रह के भी इनकी सेवा करेगी या कोई ऐसा व्यक्ति सेवा करेगा जो संतान के रूप में इनकी सेवा करेगा, भले सगा पुत्र ना करें लेकिन दूसरा पुत्र इनकी सेवा अवश्य करेगा। अब चूंकि अगर पंचमेश मंगल नीच का हो तो कन्या संतान देता है, तो कन्या संतान का सुख इनको मिलता है। अब मंगल नीच का कर्म स्थान पे भी है, तो इनकी जो पहली नौकरी लगी होगी वो छूटी होगी और उसके बाद में दूसरी नौकरी इन्होंने की है। पढ़ाई में भी बाधा आई है, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण ये इनके पढ़ाई में बाधा आने के बाद इन्होंने पढ़ाई पूरी भी की है, नौकरी भी की है। और चूँकि दशमेश अपनी राशि से चौथा लग्न में ही है, तो जहाँ ये रहती है वहीं पे इनको जॉब मिला होगा। तिवारी जी हम वैदिक कुंडली में कुछ योगों की गणना करते हैं जी, इसमें बुधादित्य राजयोग भी है, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी है, बुध केतु का जड़त्व दोष भी है और ग्रहण दोष भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
अति और उत्तम। चूंकि राहु दशम में है, शनि की राशि में, तो मैं इसको विषयोग जैसा मानता हूँ। ये दाम्पत्य सुख में बाधा कारक है। बहुत खूब। और बहुत एक बात और है कि हम एक बात करते हैं कि अगर सप्तमेश अष्टम में हो, या अष्टमें सप्तम में हो, या सप्तमें छठे हो, 12वें हो, दूसरे हो, यानी दूसरा इसलिए कह रहा हूँ कि वो सप्तम से अष्टम होता है, तो ऐसी स्थिति में इसको मैं विवाह विच्छेद योग बोलता हूँ, चाहे तलाक हो, चाहे विधुर या विधवा योग हो। लेकिन मैंने अपने जीवन में सैकड़ों ऐसी कुंडलियाँ देखी है जिसमें सप्तमेश 9वें या तीसरे बैठा हो और उनके जीवन साथी की जल्दी मृत्यु हो गई है, ये भी मैंने देखा है। जी तो बिल्कुल। जीवन मतलब ले दे के ऐसा दाम्पत्य सुख बाधा कारक होता है। और कोई सर बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया तिवारी जी, बहुत बढ़िया। जी स्वप्ना जी, आप न्यूमरोलॉजी से करेंगे। जी जी। मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, पर मैं वैदिक भी सीखने की कोशिश करूँगी। और पहले मैं बोलती हूँ कि सबकी आशीर्वाद से मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ इस फील्ड में। अभी तो मैं 1.5 साल हुआ मुझे पढ़ाई करते हुए, और 3 महीने हुए कि मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, तो प्लीज़ क्षमा कर देना और पार्डन माई वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स नहीं, मैं बोलूँगी कि ये प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज मैं बंगाल से हूँ तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए। मैं फ़ोन पे कुछ नहीं, खाली वो ही देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो वो कुंडली ऐसे नहीं है, जस्ट ये बना हुआ है, तो मैं ये देख रही हूँ। जी करिए। तो मैम का नाम क्या है? हर्षा। मैम का जो मैं देख पा रही हूँ कि मैम ने बहुत छोटे से ही बहुत स्ट्रगल करके वो आज जिस मुकाम पे पहुंची है वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन पहले मैं बता रही हूँ ये बहुत सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि इनका 1 है मूलांक और भाग्यांक इनका 9 है। तो 1 और 9 ये तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये मंगल का और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। तो सफलता तो इनके कदम चूमे ही है। अच्छा, और जो देख रहा है उसमें 8 और 1 की कॉम्बिनेशन है। इसमें आते हैं कि ये कभी कभी कहीं पे ना जैसे मानहानि होती है, वैसे 2 बार तो बहुत बड़े मानहानि के वो शिकार हुई होंगी, जिसमें वो एक्यूज्ड है, मतलब वो किया है कि नहीं किया है वो पता नहीं, लेकिन जैसे फेस लॉस होते हैं ना, वैसे 2 टाइम तो मिनिमम ऐसा हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आगे चल के होना है। ये 3-5 का एक कॉम्बिनेशन है। ये बताता है कि ये विद्वान है, पढ़ाई में हो, इसके आगे तो डॉक्टर लगा ही होगा, अब मेडिकल फील्ड में हो। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बताएंगे इनकी कितनी संतानें हैं? संतान तो यहाँ पे वो 8-1 का जो कॉम्बिनेशन है ये तो दिखाता है सैटर्न और सूर्य का, जिसमें संतान बाधा और जो इनके दाम्पत्य जीवन का जो बाधा है वो तो आएंगे। तो संतान सुख तो मुझे नहीं लगता है कि उनको मिला होगा। जी जी। और 1-1 है तो ये अच्छी बोलती होगी, कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी होगी, पर ये थोड़ी शांत स्वभाव की है, हर जगह पे ये खुलते नहीं होंगे। और इनके लिए ये अच्छा होगा कि ये अगर बोल दे, मतलब ये इनका है कि शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताइए। हाँ, वो भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? नहीं। इनके हस्बैंड किस तरीके से मतलब होंगे क्या? इनके तो मेडिकल इश्यूज होंगे इनके हस्बैंड के। अच्छा। वो फ्रीक्वेंटली वो मतलब अस्वस्थ जो होते हैं ना वो होंगे, मेडिकल कुछ इश्यूज रहेंगे इनके हस्बैंड के। और 3-5 है तो पढ़ाई भी होगी और इनका मेमोरी भी बहुत शार्प होगा जो वो याद रख पाएगी। लेकिन इनका है कि ये अगर बोल दे कुछ भी वो मन में रखती है, ये बोलते के हिसाब से इनके जीवन की कोई ऐसी पास्ट घटना बताइए जो इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादा घटी हो। वही वो कब घटी हो सकती है? हाँ, वो एक्यूशन ये हो सकता है कि वो मतलब इनको एक्यूज किया गया हो, जिसके लिए ये क्या बोलूँ, पर शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट इसको एक्यूज किया गया हो। ये ऐसा मिनिमम 2 बार ये दिखा रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है नहीं कंफर्म्ड है, ऐसा तो हुआ होगा। जी। ये क्या उम्र हो सकती है उस समय इनकी? नो आइडिया। जी। और गुरुदेव कुछ और पूछेंगे? बहुत बढ़िया। अगर ये कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ।
नहीं, अब मैं अब हर्षा जी से बात प्रश्न करता आप कोई हूँ। पूछना चाहते तो मैं जवाब दे सकता हर्षा जी अब आप यहाँ आइए। माइक ले लीजिए और आप हर्षा जी, आपने नोट किया तीनों विद्वानों ने जो विश्लेषण किया आपके बारे में, तो पहले जो अवधेश जी ने जो विश्लेषण किया उसके बारे में आप मुझे बताइए, ये कहाँ तक गए आपके जीवन को लेके? अवधेश जी ने जो बोला माइक पे। जो बोला वो सही है। जो आश्लेषा नक्षत्र नहीं, ये लगन कुंडली आप समझिए कि ये लगन कुंडली है, आप प्रेडिक्शन करिए। ये जीडीवी पैनल पे बनी हुई वशिष्ठ कुंडली है, और वशिष्ठ कुंडली में जैसे कर्क लगन जो लगी हुई है ना, इसको लगन कुंडली वैदिक कुंडली मानते हुए अब इसकी प्रेडिक्शन निकालिए। पुरानी लग्न भूल जाएगी। हाँ, इस लग्न को अब देखिए इसमें पंचमेश जो मंगल है वो अब आप ध्यान दीजिए, अब कुंडली के विश्लेषण पे ध्यान दीजिए, क्या विश्लेषण कर रहे हैं? पंचमेश कर्मेश मंगल जो है, ये मंगल बुध और केतु तीनों एक साथ बैठे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अंगारक योग और बुध जड़त दोष है, तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की ऐसी नहीं है, एक नॉर्मल तक ही उनकी तरक्की हुई है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं है इसमें। सप्तमें शनि तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि शनि इसकी राशि से ये 7, 8, 9वें इसमें है, तो इनका भाग्योदय देर से हुआ है, जल्दी भाग्योदय नहीं हुआ है। व्यापार में भी अगर आई है तो बहुत देर से आई है। अब राहु और केतु यहाँ नीच का फल दे रहे हैं। देखिए केतु मिथुन राशि में मैं नीच का मानता हूँ, और धनु राशि में राहु नीच का है, तो शत्रु से तो ये परेशान रही है। और जैसा मैंने कहा कि बुध केतु और बुध मंगल का जो दोष है, ये चर्म रोग तो कहलाता ही है, ये मैंने खुद आजमाया है। शुक्र और गुरु एक साथ बैठे, शुक्र अपनी राशि में है और गुरु भी है, वो पंचम भाव को देख रहे हैं, गुरु तीसरे भाव को भी देख रहा है। तो इनको भाइयों का सुख तो है, लेकिन भाइयों के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं रहेगी, और संतान का सुख, 2 संतान का सुख मैं इसमें मान के चलता हूँ। और भाग्येश अपनी राशि से अगर आगे बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर काम करता है और दूर जाकर उसको तरक्की मिलती है, चाहे वो कर्मेश हो या भाग्येश हो। अगर अपनी राशि से आगे है, 11वें या 12वें में है, तो ऐसे को जन्म स्थान से दूर या विदेश में सफलता मिलती है। बहुत बढ़िया तिवारी जी। जी अवधेश जी। कर्क लग्न में सूर्य और चंद्र बैठे हुए हैं लग्न में। लग्नेश जब लग्न में बैठता है और सूर्य उसके साथ बैठता है, ऐसा व्यक्ति उच्च सोच का व्यक्ति होता है, ये उच्च सोच रखता है। दूसरी चीज़, 12वें भाव में मंगल बुध केतु हैं, यह व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए अपने जीवन में संघर्षों का निदान करता रहता है। दूसरा, शुक्र बैठा हुआ है एकादश भाव लाभ भाव में बृहस्पति के साथ, और पंचम पर दृष्टि होने के नाते, जैसा कि तिवारी जी ने कहा, मैं इस बात का सपोर्ट करता हूं कि संतान 2 होने की संभावना बनती है। तीसरा, शनि अपने उच्च भाव में, मैंने तीसरे भाव में बैठा है। अभी हमने सूत्र बताया पिछले कि त्रिखष्टे एकादशे राहु त्रिखष्टे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारक, जीवन के ये ऋण रोग शत्रु का निवारण करने वाली जगह है, और वह पराक्रम देने वाली जगह है। उस जगह पे इनका भाई से सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन अगर 2-3 भाई होंगे तो एक ही से मिलेगा, 2 तीसरे से नहीं मिलेगा, 2 लोग मिल करके रहेंगे। ये इस बात का मैं इसका प्रेडिक्शन करता हूँ। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं भूल गया था कि संतान हानि का योग भी इसमें बनता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अगर पड़ रही है पंचम भाव पर, और पंचमेश जो है वो व्यय स्थान में हो या नीच का हो, तो संतान हानि कराता है। बहुत बढ़िया। अभी स्वप्ना जी आपने बताया था, मैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ कुछ कुंडली विश्लेषण भी कर लेती हूँ। नहीं बताया था, सीखने की कोशिश कर रही हूँ, बताया था। ठीक है, नहीं डरो मत, आपका 60% डन हो गया है। जी गुरुदेव, मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि इस कुंडली के बारे में और विस्तार से आप इनके बारे में बताएं कि हर्षा जी की कुंडली में क्या है। पहले आप इनसे ये तो पूछ लो, अब जो प्रेडिक्शन हुई है कैसी हुई है। अच्छा बताइए, आप वशिष्ठ ज्योतिष के हिसाब से जो कुंडली की विश्लेषण इन दोनों ने किया वो क्या रही है? कि मेरे 2 बच्चे होंगे, उसमें मेरा एक ही बेटा है, और मेरे हस्बैंड का डेथ जल्दी हो गया है, और मैं आध्यात्मिक लेवल पे आई 42 इयर्स के बाद। आज मेरी उम्र 72 है, और अभी मैं बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक आपने बोला
कि अपना जन्म स्थान चेंज करेगी तभी। तो मैं दिल्ली में जाके ये सब सीखी हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब हाँ, अवधेश जी। अवधेश जी ने क्या बोला था? हाँ, नहीं, संतान हानि हुई थी एक, और एक ही बेटा भी है, और हस्बैंड। ये संतान हानि और क्या कहते हैं, एक पुत्र के बारे में अवधेश जी ने बताया था आपका। हाँ, उन्होंने एक पुत्र के बारे में, मेरा पुत्र ही है, और एक ही संतान के बारे में। हाँ, आपने पुत्र ही बोला था। बहुत बढ़िया अवधेश जी। ये प्रेडिक्शन रही है गुरुदेव इनकी। और अभी जैसे परसेंटेज के हिसाब से बोला जाए तो अब परसेंट कहाँ बढ़ रही है वशिष्ठ कुंडली के आधार से? अभी इनका मैंने 30 बोला था, अभी मुझे 50 लगता है, क्योंकि मेरा सब कुछ अच्छा बोला, उन्होंने सही बोला। पांडे जी अभी 60 पे आया है। अरे वाह, बहुत अच्छे। फिर भी आगे चल रहा हो। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। 60% बहुत होता है गुरुदेव। और 60 और 50 65%, इस तरीके से प्रेडिक्शन हमारे सामने एक्यूरेसी में निकल के आई है। अब आप थोड़ा सा आशीर्वाद प्रदान करें कि ये कुंडली किस तरीके से और इनके लिए क्या कर सकते हैं जी। बेटा, हमारा कुंडली देखने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है। जैसे वो ये देखो, आपने कोने पे लिखा हुआ है जन्मदिन का ग्रह, वो सूर्य है, यानी कि ये रविवार को पैदा हुई है। जन्म समय का ग्रह ये केतु है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का ये ग्रह है। वशिष्ठ कुंडली के अंदर ये बहुत मायने रखता है कि किस ग्रह के समय में पैदा हुआ है। और जो मैं शायद आपने मेरी स्पीचेस में सुना होगा कि 9 नहीं 10 ग्रह होते हैं, तो ये एक तरह का 10वें घर का निर्माण करता है, यानी कि सूर्य का घर जन्म कुंडली का 5वां घर, और उसके अंदर ही एक तरह का ये केतु विराजमान हो गया, जो जिंदगी के अंदर बच्चों से संबंधित तकलीफ देगा। और 5वें घर में केतु होने की वजह से ये अर्ध सूर्य ग्रहण बना, जिसकी वजह से स्वास्थ्य को लेकर के ये दिक्कतें देता है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। ये लगातार बनती है। तो यहाँ से कुंडली देखनी हमने शुरू की। अब बेटा ये बताए, इनका जन्म कौन सी महादशा में हुआ? ये सब केतु की महादशा। हाँ, बुध की महादशा में हुआ। हाँ, वही मैं कह। तो यहाँ बुध की महादशा, बुध केतु शुक्र, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अब देखिए, बुध बैठे हैं जन्म कुंडली के 12वें घर में। जब ये पैदा हुई, जब तक ये बुध की महादशा चली, तब तक तो काफ़ी फिर भी ठीक ठाक से हालात वो चले। आगे दिखाइए कौन सी महादशा रही? अच्छा, चलो बेटा। केतु के लिए भी यहाँ जब भी मंगल बुध केतु मिल जाते हैं तो केतु बुरा फल ही देता है, अच्छा फल कभी नहीं देता है जी। हाँ, और ये यहाँ पर जैसे बैठा है, इसने केतु की महादशा भी आपकी बुरी निकाली और बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन जब शुक्र की महादशा आई, अब वैदिक के हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा लगन में कितने बेहतर हैं, लेकिन इन्होंने जितने दुख शुक्र की महादशा के अंदर सूर्य चंद्र के पाए और कितने कभी भी नहीं पाए जी गुरुदेव। क्योंकि ये एक ऐसी टकराव वाली स्थिति है जो वशिष्ठ ज्योतिष के अंदर देखने को मिलती है। अब ये जो शुक्र है ये 20 साल चला होगा, तो 20 साल इनके लिए असमंजस की स्थितियां सदा ही खड़ी रही। जो एक शारीरिक बल और एक आत्मिक बल से इनको जीवन के अंदर सब मिलना चाहिए, वो बहुत कमज़ोर रहा, बहुत कमज़ोर रहा वो, ठीक है। अब जो इनको मान लो तकलीफ़ें, एक इनका बच्चा खराब हुआ, एक इनका बेटा है, ठीक है, वो योग है सूर्य चंद्र का लगन के अंदर होना। और जो मैंने 10वां ग्रह बताया कि 5वें घर के अंदर केतु, तो पुत्र जरूर देता है, ठीक है ना, तो उसने वो दिया। अब इसके बाद में अगर हम चले आगे, चलिए बेटे महादशा दिखाइयो। सूर्य अब ये 83 से 89 तक जो रहा, इसके अंदर चाहे इनका पराक्रम हो, चाहे इनका धन हो,
चाहे इनका लाभ हो, वो सबके अंदर बाधाएं और तकलीफें बहुत खड़ी थी। यही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर जिसको हम राशि वाइज बहुत अच्छा मान रहे हैं, सूर्य चंद्र लगन में बैठे हैं, इन्होंने जितनी त्रासदी इनके जीवन में दी है, और 5 ग्रह खराब हो गए, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, चंद्र, शनि, 5 ही खराब हो गए। और इन 5 से संबंधित आप जो इनसे नुकसान पूछोगे, इन्होंने जिंदगी के अंदर झेले उस वक्त पे। ठीक है, आगे चल बेटा, दिखाइयो। फिर हाँ, चंद्रमा के टाइम पे तो खास तौर पे इन्होंने रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, माल, हिस्से में भी तकलीफ पाई होगी। स्वास्थ्य की तो है ही, ये भी पाई। फिर जाके सुख के दिन कहाँ आए बेटा, वो भी दिखा दे। लो जी, मंगल देव आ गए। अब यहाँ आकर के कौन सा सन है ये, 2006 तक। अभी इसके अंदर भले ही अटपटे सही, लेकिन कुछ सुख तो मिले ही होंगे ना। हाँ, 1 मिनट, एक बार और कर लेने दो आगे बेटा। फिर आगे राहु देव। ये राहु भले ही नीच के हैं इनकी कुंडली के अंदर, थोड़ी बहुत ही लड़ाइयाँ वगैरह बेशक करवा दे, लेकिन ये फिर भी इनको सुख की राह के ऊपर डाल के आगे निकाल के ले जाने के लिए ये राहुदेव बने। लेकिन मंगल, बुध, केतु के कारण बिस्तर का सुख, यानी कि पति पत्नी वाला सुख जल्दी खराब हो जाने के योग वो बनाए। अब बोलिए आप। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। थैंक जी हर्षा जी। मेरे हस्बैंड की डेथ बहुत अर्ली हुई। उनके जाने के बाद मैंने उनका बिजनेस जो संभाला, उनसे अच्छा संभाला है। जो मैं टेक्सटाइल मशीनरी में काम करती थी, उसके बाद दिल्ली में रहते रहते ये सब सीखी, और आज मैं इस स्टेज पे हूँ। आज भी मैं उनका बिजनेस करती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, किसकी महादशा के अंदर आपने पति का बिजनेस 2006 से संभाला। 2005 में उनकी डेथ हो गई। 2006 फरवरी में मैं दिल्ली गई। तो मैंने सही कहा ना, भले ही अटपटे तरीके से सही, लेकिन आपको सुख मिलने की शुरुआत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी गुरुदेव, जी जी जी। इसलिए तो मैं तालियां बजाइए भाई। एक बात मैं बोलूं, आपके लाल किताब के अनुसार जो बुध और केतु, भाई मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ये ठान के ये शिव के इतने उपासक है जो आपने अभी बताया, ये केदारनाथ, ये क्या बोलते, ये तांडव, ये शिव तांडव, इनका कंठस्थ इतना अच्छा है। वो राहु 6 ने दिए इनको, वो राहु 6 ने दिए। मैं वही बता रहा हूँ, राहु ने ये बुध और केतु का जो है बहुत अच्छा इनका मतलब बहुत बढ़िया हर्षा जी। तो कुछ मिला के एक चीज़ और सामने आई, जिससे हम लगन कुंडली देख रहे थे, उस समय अवधेश जी और तिवारी जी की कुंडली 30% और 35% पे प्रेडिक्शन पर अटक गई थी। लेकिन जब हम वशिष्ठ कुंडली पे आए तो उनकी ग्रोथ वैल्यू गई 65 और 60% पे। तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुदेव। तो गुरुदेव, हमें क्या लगता है कि विद्वान का सेटअप हमें कहाँ पे पहुँचा रहा है? 65% हाईएस्ट जा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी आप और भी एग्जाम्पल कुंडली देखेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें जब कुंडली बनानी सिखाई जाती थी पहले, जो पहले गुरु दिया करते थे, वो कह रहे थे कि आप पहले ग्रहों को, घरों को शुद्ध करिए, कितनी डिग्री पे है। अब ये आगे का फल दे रहा है या पीछे का फल दे रहा है, और ये जब तक आप इस स्टेज तक नहीं पहुंच जाते कि कौन सा ग्रह कौन से घर का फल दे रहा है, बेटा एक ज्योतिषी प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है। इनकी जो परसेंटेज बढ़ी वो सिर्फ ग्रहों के बदल जाने से पड़ी, यानी मैंने ग्रह स्पष्ट कर दिया कि ये यहाँ नहीं है, यहाँ है, इतनी सी प्रेडिक्शन से। और जो मैंने प्रेडिक्शन करी कि इनकी भले ही अटपटे हालात में सही, लेकिन मंगल की दशा के अंदर इनको सुखों को मिलने की शुरुआत हुई। उन्होंने क्या कहा, मैंने अपने हस्बैंड का बिजनेस संभाला और उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाला, यही बात हुई। और वहाँ से फिर जब राहु की दशा आई, ठीक है, तो ये अपने अभी भी दिमाग के ज़रिए बहुत अच्छा करती जा रही हैं।
जो पीछे की महादशाएं ये भोग चुकी हैं, उनके दुख भले ही आज भी साथ हैं, लेकिन अभी अच्छी जा रही हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब अगर हम लगन कुंडली बनाते हैं तो राहु तो आता है 7वें में, लगन में चले जाता है केतु, बुध भी लगन में चला गया। मुझे एक बात बताओ, जब ग्रह है ही यहाँ और उसी के फल मिल रहे हैं, लगन कुंडली की प्रेडिक्शन करके क्या आप लोग झूठे नहीं पड़ जाओगे? ये पड़ जाओगे। आप सब विद्वान हैं, इसीलिए मैं आप सबको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये वशिष्ठ कुंडली से प्रेडिक्शन करेंगे तो आपकी विद्वानता में कमी नहीं है, लेकिन कुंडली देखने के तरीके में कमी। तालियां जी, बहुत खूब गुरुदेव। अगर आपने ये 2 महीने भी प्रयास कर लिए ना कि आप सिर्फ वशिष्ठ कुंडली के साथ ही कुंडली देखोगे, यहाँ बुलाने के बाद जब आप लोग आए नहीं ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ लाइन लगी होगी, पहले हम प्रेडिक्ट करेंगे। बहुत खूब। उसका कारण है आप पहले प्रेडिक्शनें कर करके कंफ्यूज है। इसको मैं बताता हूँ यही योग सही है और इसको बताता हूँ तो ये गलत निकल आता है। कॉन्फिडेंस तो यहाँ मरा पड़ा है। और जिस दिन बिल्कुल जब आपको हर आदमी ये बोलेगा कि आपने जो प्रेडिक्शन करी है वो बिल्कुल सही है, तो बेटा यहाँ लाइन लगा के खड़े होंगे, पहले टेस्ट मैं दूंगा। इतनी बड़ी चेंज लाने की ज़रूरत है और जो बहुत मामूली है। अब आप कहोगे कि ये कुंडली कहाँ से मिलेगी? कुछ नहीं करना, एस्ट्रो साइंस मेरी ऐप है, वो डाउनलोड करिए और जो कुंडली बनानी है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल के सिर्फ और सिर्फ वशिष्ठ कुंडली के ऊपर टैप कर दीजिए। बेटा आपको वहाँ पर ये बदली हुई कुंडली नज़र आएगी। आगे की कुंडलियों में भी मैं आपको बदलाव दिखाऊंगा और इससे जो प्रेडिक्शन करोगे फिर आप उठाना महादशा और अंतर्दशा को, जो बोलोगे वो कभी गलत नहीं निकलेगा। लेकिन अगर लगन कुंडली भी देखते रहे तो बेटा धोखा खाओगे। समझे? सिर्फ एक मामूली सा बदलाव मेरे कहने पे करो और विद्वान होकर के यहाँ आओ और अपना मेडल लेके जाओ। बहुत खूब गुरुदेव। कहने का मतलब यहाँ आया, लगन कुंडली की जगह पे वशिष्ठ कुंडली लगानी है और वशिष्ठ कुंडली के साथ साथ महादशाओं का साथ में लेके चलना है। आप 100% प्रेडिक्शन देने लग जाओगे। बहुत जी। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र का तो है, जैसे मैं भी अश्लेषा नक्षत्र का हूँ, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तरक्की होती चली जाती है। और मैंने कहा था मूल के जितने भी नक्षत्र हैं ये कॉर्नर के मकान की तरह होते हैं और इनकी कीमत हमेशा बढ़कर होती है और ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और जिनका सामान्यतः मंगल खराब होता है, मंगल की सामने वाले घर पर उच्च दृष्टि पड़ती है, तो जितनी महिलाएँ देखिए, रानी दुर्गावती है, लक्ष्मीबाई है, सोनिया गांधी को आप ले लीजिए, या बहुत से ऐसी महिलाएं हैं कि जिनके पति के जाने के बाद उन्होंने तरक्की की है। क्यों? कि ऐसे लोग निर्णय लेने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। बहुत खूब तुम्हारी। एक सिस्टम है हमारे विद्वान की खोज में। आप विद्वानों ने बहुत अच्छी प्रेडिक्शन की, अच्छा अपने आप में बदलाव लेके भी प्रेडिक्शन की, बहुत अच्छा लगा। 65, 60%, 70%, ये एक अच्छी प्रेडिक्शन होती है। लेकिन हमारे विद्वान के तमगे की टैग वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम 80, 85%, 90% पर रखते हैं हम। तब जाके हम विद्वान हम घोषित कर पाते हैं कि हाँ ये विद्वान तमगा लेने के हकदार हैं। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि आप विद्वान नहीं, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं। आपने बहुत अच्छी कोशिश की और बहुत अच्छी प्रेडिक्शन निकाल के आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, थैंक यू। आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए।